This program is powered by MDH. This program is co-powered by IFCO. सहकार से समृद्धि। नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता और आप मेरे साथ देख रहे हैं कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरें। सबसे पहले खबर यूक्रेन से आ रही है, जहां पर युद्ध के बीच अब अनाज भी बन गया है नया हथियार। जी हां, यूक्रेन ने एक बड़ा आरोप लगाया है और इस बार मामला सीधे एक जहाज और चोरी किए गए गेहूं से जुड़ा है। यूक्रेन ने इजराइल से एक रूसी जहाज को तुरंत रोकने और कार्रवाई करने की मांग कर दी है। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल रसलन क्रावेचेंको के मुताबिक पेनोरोमिट्स नाम का एक जहाज ऐसे गेहूं को लेकर जा रहा है जिसे यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों से निकाला गया है। यूक्रेनी जांच एजेंसियों का दावा है कि ये सिर्फ अनाज की ढुलाई नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसका मकसद कब्जे वाले क्षेत्रों से निकाले गए गेहूं को कानूनी दिखाना है। यूक्रेन ने इजराइल को एक पूरा दस्तावेज पैकेज सौंप दिया है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मदद की मांग की है। ये दस्तावेज अब इजराइल की संबंधित एजेंसियों के पास है। यूक्रेन ने साफ तौर पर इजराइल से 5 बड़ी मांगे रखी हैं। जहाज और उसके कार्गो को जब्त किया जाए, पूरी तलाशी ली जाए और जहाज से जुड़े सभी दस्तावेज कब्जे में लिए जाएं। दरअसल अनाज के सैंपल भी लेने की मांग की है और क्रू मेंबर से पूछताछ की जाए, इसकी भी डिमांड रखी गई है। जांच के मुताबिक पेनोरोमिट्स जहाज उस गेहूं को लेकर जा रहा था जो आंशिक रूप से यूक्रेन के अस्थायी रूप से कब्जे वाले इलाकों से निकाला गया था और इजराइल के हाइका पोर्ट की ओर बढ़ रहा था। हालांकि इस बीच एक नया मोड़ भी सामने आया है। सी क्राइम इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट की पत्रकार कैटरीना यारेस्को के अनुसार ये जहाज हाइफा पहुंचने के बाद अब वहां से निकल चुका है। उन्होंने ये दावा किया है कि ऐसा लगता है कि इस बार चोरी किया गया गेहूं इजराइल तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी सवाल अभी भी बरकरार है, क्या ये अनाज वाकई चोरी का था? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इस पर कार्रवाई होगी और क्या युद्ध अब खेतों और फसलों तक भी पहुंच चुका है? ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता दिखाई दे रहा है। दुनिया के तिलहन बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और इसकी अगुवाई कर रहा है अर्जेंटीना। 2026 की शुरुआत से ही अर्जेंटीना ने सनफ्लावर यानी सूरजमुखी से जुड़े प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में जबरदस्त तेजी दिखाई है। जर्मनी की एजेंसी ऑयल वर्ल्ड के मुताबिक अर्जेंटीना ने सूरजमुखी बीज, तेल और खली तीनों के निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की है। सबसे पहले बात करेंगे सूरजमुखी तेल की। सीजन की शुरुआत से अब तक इसके एक्सपोर्ट में 55% की बढ़ोतरी हुई है और ये 9,63,000 टन तक पहुंच गया है। खास बात यहां पर यह है कि इसका बड़ा हिस्सा इंडिया और इजिप्ट जैसे बड़े बाजारों में भेजा गया है। वहीं सूरजमुखी खली यानी सनफ्लावर मील के एक्सपोर्ट में तो और भी बड़ी छलांग देखने को मिली है। 72% की तेजी के साथ ये 10,60,000 टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2025-26 मार्केटिंग ईयर की शुरुआत से अब तक अर्जेंटीना ने सूरजमुखी बीज का एक्सपोर्ट 8,46,000 टन तक पहुंचा दिया है, जो पिछले साल इसी अवधि में सिर्फ 35,000 टन था। यानी एक साल में जबरदस्त उछाल। इसमें सबसे ज्यादा खरीदारी यूरोपियन यूनियन ने की है, जहां 5,80,000 टन भेजा गया है। इसके अलावा टर्की को 1,62,000 टन तो साउथ अफ्रीका को 67,000 टन का एक्सपोर्ट किया गया है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि अर्जेंटीना अपने ज्यादातर एक्सपोर्ट जून तक पूरा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नई फसल आनी शुरू हो जाएगी। यानी अभी सेल फास्ट स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है। पूरे 2025-26 सीजन में अर्जेंटीना के अनुमानित आंकड़े भी काफी बड़े हैं। करीब 11 लाख टन सूरजमुखी बीज, 19,20,000 टन सूरजमुखी तेल और 19,60,000 टन सूरजमुखी खली का एक्सपोर्ट संभव है। तो कुल मिलाकर सूरजमुखी से जुड़े प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट लगभग 50 लाख टन तक पहुंच सकता है, जो पिछले साल 29 लाख टन और उससे पहले 24 लाख टन था। यानी 2 साल में लगभग दोगुनी ग्रोथ। अर्जेंटीना की ये आक्रामक एक्सपोर्ट रणनीति साफ संकेत दे रही है कि आने वाले समय में ग्लोबल तिलहन बाजार में मुकाबला और भी तेज होने वाला है। जंग सिर्फ अब जमीन पर नहीं लड़ी जा रही, अब अनाज के हर दाने पर भी सियासत और संघर्ष की छाया नजर आ रही है। ग्लोबल अनाज बाजार से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां डील नहीं हुई लेकिन हलचल जरूर तेज हो गई है। जॉर्डन के स्टेट ग्रेन बायर ने हाल ही में 1,20,000 टन फीड
बार्ले की खरीद के लिए अंतरराष्ट्रीय टेंडर जारी किया था। लेकिन हैरानी की बात यहां पर यह है कि इस टेंडर में एक भी सौदा अभी तक फाइनल नहीं हो पाया। यूरोपियन ट्रेडर्स के मुताबिक टेंडर में कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं किया गया। खास बात यह है कि इस टेंडर में दुनिया की बड़ी ट्रेडिंग कंपनियां शामिल थी, जैसे कि CHS, बंग लिमिटेड, ओलाम ग्रुप, ओमेरोपा और कोफको। इसके बावजूद कोई भी डील ना होना यह संकेत देता है कि कीमत या शर्तों को लेकर सहमति नहीं बन पाई होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रेडर्स के अनुसार जॉर्डन ने अब फिर से उसी मात्रा यानी कि 1,20,000 टन जो के लिए फिर से नया टेंडर जारी कर दिया है और इस बार कीमतों के ऑफर जमा करने की अंतिम तारीख 6 मई तय कर दी गई है और शिपमेंट अगस्त के लिए प्लान किया गया है। इसके साथ ही जॉर्डन 1,20,000 टन मिलिंग गेहूं की खरीद के लिए भी टेंडर लेके आया है और इस टेंडर की आखिरी तारीख 5 मई होगी और इसकी डिलीवरी भी अगस्त में तय की गई है। लगातार टेंडर निकालना इस बात का संकेत है कि ग्लोबल अनाज बाजार में कीमतों और सप्लाई को लेकर अनसर्टेनिटी बन गई है। डील नहीं हुई लेकिन मांग बनी हुई है और यही संकेत देता है कि आने वाले समय में ग्लोबल अनाज बाजार में उतार चढ़ाव और तेज हो सकता है। ग्लोबल ट्रेड की दुनिया से एक बड़ी खबर एशिया और यूरोप के बीच बनने जा रहा है एक नया आर्थिक गठबंधन जो बाजार की तस्वीर बदल सकता है। जी हां, मलेशिया और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA को लेकर बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल के अंत तक इस समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम शर्तों पर सहमति बनना अभी बाकी है। फिलहाल दोनों के बीच व्यापार करीब 46 अरब यूरो तक पहुंच चुका है और माना जा रहा है कि FTA लागू होते ही ये आंकड़ा तेजी से बढ़ सकता है। दरअसल वैश्विक अस्थिरता के बीच यूरोप की नजर अब साउथ ईस्ट एशिया पर टिक गई है। यूरोपियन यूनियन एशियन को एक मजबूत रणनीतिक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, खास तौर पर अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी और पूर्वी यूरोप के तनाव के बीच में। लेकिन इस डील में सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है पाम ऑयल। मलेशिया ने यूरोप की एंटी पाम ऑयल कैंपेन पर कड़ा विरोध जताया है। मलेशिया का कहना है कि पाम ऑयल वाले प्रोडक्ट्स को नेगेटिव रूप से लेबल करना न सिर्फ भेदपूर्ण है बल्कि इसका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार भी नहीं है। मलेशिया का दावा है कि उसके देश की 55% से ज्यादा जमीन अभी भी जंगलों से ढकी है और वहां वर्जिन फॉरेस्ट को काटकर प्लांटेशन नहीं बनाए जाते। देश MSPO यानी सस्टेनेबल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड का पालन करता है और यूरोप से मांग कर रहा है कि वो अपने EUDR नियमों में मलेशिया के लिए अलग पहचान दे। मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन ने साफ कहा है कि हम सिर्फ कच्चा माल नहीं बेच रहे बल्कि हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा पाम ऑयल यूरोप की इंडस्ट्री खाने से लेकर कॉस्मेटिक्स तक में बेहद अहम है और हम इस बाजार को बचाने के लिए कदम उठाएंगे। ये FTA सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं बल्कि बदलती ग्लोबल इकोनॉमी का संकेत है, जहां नए गठबंधन बन रहे हैं और पुराने समीकरण बदल रहे हैं। अब अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट की दिशा भी बदल सकती है। दुनिया के गेहूं बाजार से एक बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन घटने वाला है और इसका असर अब भारत तक पहुंच सकता है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया में 2026-27 मार्केटिंग ईयर के लिए गेहूं उत्पादन में बड़ी गिरावट का अनुमान लगाया गया है। USDA यानी फॉरेन एग्रीकल्चर सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक उत्पादन घटकर करीब 29 मिलियन टन तक रह सकता है, जो पिछले साल 36 मिलियन टन से काफी कम है। इसकी वजह है खेती के रकबे में कमी और पैदावार में आने वाली गिरावट। हालांकि सीजन की शुरुआत अच्छी रही लेकिन आगे बारिश को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। साथ ही अल नीनो का खतरा भी मंडरा रहा है जो सूखे जैसे हालात पैदा कर सकता है। गेहूं का रकबा करीब 6 लाख हेक्टेयर घट सकता है, खासकर सदर्न क्वींसलैंड और नॉर्दर्न न्यू साउथ वेल्स में सूखे के कारण। इसके अलावा मिडल ईस्ट तनाव के चलते नाइट्रोजन खाद महंगी हो गई है जिससे किसान फसल बदल रहे हैं। पैदावार की बात की जाए तो 2.46 टन प्रति हेक्टेयर रहने का अनुमान है जो पिछले साल से कम है। वहीं एक्सपोर्ट भी घटकर 23.5 मिलियन टन रह सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत को इसका क्या फायदा? जब ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े सप्लायर का उत्पादन और निर्यात घटता है तो ग्लोबल सप्लाई बाजार में सप्लाई कम हो जाती है। ऐसे में इंडिया के लिए बड़ा मौका बन सकता है। भारत का गेहूं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकता है। एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ सकती है अगर सरकार अनुमति दे तो। वैश्विक कीमतों में मजबूती से घरेलू बाजार को भी सपोर्ट मिल सकता है। यानी कि संकेत साफ है, ऑस्ट्रेलिया कमजोर तो भारत मजबूत।
हालांकि एक सावधानी भी यहाँ पर बेहद जरूरी है। अगर सरकार घरेलू महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एक्सपोर्ट पर रोक या सीमा लगाती है तो इस मौके का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। दूसरी तरफ जो में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति थोड़ी बेहतर है। उत्पादन 13.6 मिलियन टन रहने का अनुमान है और चाइना फिर से बड़ा यहां पर खरीदार बनता दिखाई दिया है। ऑस्ट्रेलिया में गिरती फसल, बढ़ती अनसर्टेनिटी और बदलता मौसम, ये सब मिलकर ग्लोबल गेहूं बाजार को नया मोड़ दे सकते हैं। तो दुनिया में जहां सप्लाई घटती है वहीं नए मौके पैदा होते हैं। अब देखना यह होगा क्या भारत इस मौके को पकड़ पाता है या फिर नहीं। अब खबर तिलहन बाजार से निकलकर आ रही है, जहां सरसों में तेजी के संकेत मिल रहे हैं और किसानों के लिए खुल सकते हैं नए मौके। जी हां, ग्लोबल मार्केट में सरसों में लगातार मजबूती देखी जा रही है। ऑल यूक्रेनियन एग्रेरियन काउंसिल के तहत बने एग्री कोऑपरेटिव PUSK के एनालिस्ट के मुताबिक बाजार में तेजी के साफ संकेत मिले हैं। यूरोप के यूरोनेक्स्ट एक्सचेंज पर सरसों की कीमतें 500 यूरो प्रति टन के मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर टिकी हुई हैं, जो आगे और तेजी का संकेत माना जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है तेल बाजार में आने वाला उछाल। मिडिल ईस्ट में बढ़ते और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इलाके में सप्लाई से जुड़ी चिंताओं के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और इसका असर पूरे तिलहन कॉम्प्लेक्स पर पड़ रहा है, जिसमें सरसों भी शामिल है। ऐसे में माना जा रहा है कि मई से जुलाई के बीच सरसों की कीमतें 540 से 550 यूरो प्रति टन तक पहुंच सकती है। लेकिन एक दिलचस्प ट्रेंड भी सामने आ रहा है। फिलहाल किसान फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने से बच रहे हैं और वजह यह है कि अक्सर तेजी वाले बाजार में स्पॉट मार्केट ज्यादा बेहतर दाम देता है। पिछले हफ्ते यूक्रेन की सरसों के लिए फॉरवर्ड डिमांड 570 से 575 डॉलर प्रति टन के आसपास रही, जबकि कुछ जगहों पर यह 580 डॉलर तक भी पहुंच गई। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 1 से 2 हफ्तों तक बिक्री रोककर रखना फायदेमंद हो सकता है। अनुमान है कि जुलाई से सितंबर के बीच स्पॉट मार्केट में कीमतें 620 से 640 डॉलर प्रति टन तक पहुंच सकती हैं, यानी 100 डॉलर की तेजी अभी बाकी है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले महीनों में सरसों बाजार किसानों के लिए बड़ा मुनाफा लेकर आ सकता है। भारत की ग्रीन एनर्जी की दौड़, लेकिन रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती क्रिटिकल मिनरल्स। जी हां, क्या चीन पर निर्भरता भारत के लिए बन सकती है खतरा? भारत तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए जिन खनिजों की जरूरत है उन पर भारत की डिपेंडेंसी चिंता बढ़ा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे कई अहम संसाधनों के लिए भारत को लगभग पूरी तरह इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, इन मिनरल्स की सप्लाई चेन पर चीन का दबदबा है। दुनिया के करीब 80 से 90% क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोसेसिंग चीन करता है, जिससे भारत जैसे देशों के लिए जोखिम और बढ़ जाता है। यही वजह है कि भारत अब इस निर्भरता को कम करने के लिए सक्रिय हो गया है। हाल ही में भारत ने चीन के क्लाइमेट चेंज प्रतिनिधि से बातचीत भी की, ताकि वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन और सहयोग को संतुलित किया जा सके। दूसरी तरफ सरकार देश के अंदर ही क्रिटिकल मिनरल्स का इकोसिस्टम तैयार करने में जुटी है। ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग पार्क बनाने की योजना पर काम चल रहा है, जिसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश तय किया गया है। क्योंकि बिना प्रोसेसिंग के सिर्फ खनिज होने से काम नहीं चलेगा, उन्हें इस्तेमाल लायक बनाना भी उतना ही जरूरी है। आने वाले समय में इन मिनरल्स की मांग तेजी से बढ़ने वाली है और अनुमान है कि 2070 तक भारत को लाखों टन लिथियम, निकेल और ग्रेफाइट की जरूरत पड़ेगी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, सोलर और डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी हैं। इसी दिशा में भारत ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन की भी शुरू कर दिया है, जिसका लक्ष्य है खोज, खनन, प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग तक पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करना। क्रिटिकल मिनरल्स अब सिर्फ संसाधन नहीं, बल्कि भविष्य की ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और राष्ट्रीय सुरक्षा की कुंजी बन चुके हैं। अगर भारत को ग्रीन एनर्जी में सुपर पावर बनना है तो उसे जमीन के नीचे छिपे इन खजानों पर भी पकड़ अपनी मजबूत करनी होगी। खबर अब नेपाल से, बड़ी खबर सामने आई है। चीन के साथ हुई डील्स अब जांच के घेरे में आ गई है। नेपाल में सरकार ने चीन के साथ हुई कई अहम इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स की जांच शुरू कर दी है और यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब इन प्रोजेक्ट्स की पारदर्शिता और शर्तों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन डील्स में लागत, प्रक्रिया और फायदे को लेकर कई तरह की चिंताएं सामने आई हैं और यही वजह है कि अब सरकार ने पूरे मामले की गहन जांच के आदेश दे दिए हैं। इन प्रोजेक्ट्स में सड़क, ऊर्जा और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बड़े काम शामिल हैं, जिनमें चीन की कंपनियों की बड़ी भूमिका रही है।
नेपाल के नेतृत्व का मानना है कि देश के हितों को ध्यान में रखते हुए हर डील की पारदर्शिता और वैल्यू फॉर मनी सुनिश्चित करना जरूरी है। इस कदम को चीन नेपाल संबंधों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि चाइना लंबे समय से नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का बड़ा पार्टनर रहा है, लेकिन अब इन निवेशों की शर्तों और प्रभाव पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नेपाल का ये कदम सिर्फ एक जांच नहीं, बल्कि ये संकेत है कि अब देश विदेशी निवेश और डील्स को लेकर ज्यादा सतर्क हो रहे हैं। जब विकास के नाम पर किए गए समझौते सवालों में घिरते हैं तो जांच सिर्फ कागजों की नहीं, बल्कि भरोसे की भी होती है। भारत के व्यापार जगत से एक बड़ी और बेहद अहम खबर सामने आई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है एक बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी FTA, जो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे सकता है। अब समझिए ये डील इतनी खास क्यों है, क्योंकि इस समझौते के तहत भारत के लगभग 100% एक्सपोर्ट पर जीरो ड्यूटी लागू होगी, यानी अब भारतीय सामान न्यूजीलैंड में बिना टैक्स के बिकेगा और सीधा फायदा होगा हमारे किसानों, MSME और उद्योगों को। टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग और कृषि जैसे सेक्टर, इन सभी को भी इससे बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस डील का सबसे बड़ा सरप्राइज है निवेश, जो न्यूजीलैंड भारत में करेगा, और इस निवेश से देश में नई फैक्ट्रियां लगेंगी, टेक्नोलॉजी आएगी और सबसे बड़ी बात, रोजगार के नए अवसर बनेंगे। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक तरफ भारत के एक्सपोर्ट को फायदा मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड से आने वाले सस्ते फल जैसे कि सेब और कीवी भारतीय किसानों के लिए चुनौती बन सकते हैं। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये डील भारत के लिए पूरी तरह फायदेमंद साबित होगी या कुछ सेक्टर को झटका भी लगेगा। फिलहाल इससे इतना तो तय है कि ये FTA भारत को ग्लोबल ट्रेड में एक नई ताकत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। क्या खाने के तेल और महंगे होने वाले हैं? दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक देश से आई खबर ने बढ़ा दी है सबकी चिंता। दरअसल वैश्विक कमोडिटी बाजार से एक बड़ी खबर सामने आई। दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक इंडोनेशिया में इस साल उत्पादन घट सकता है और इसकी वजह है एल नीनो और महंगा फर्टिलाइजर। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में इंडोनेशिया का पाम ऑयल उत्पादन करीब 10 से 20 लाख टन तक घट सकता है। अब समझिए इसका असर। एल नीनो की वजह से सूखा बढ़ेगा, फर्टिलाइजरों की कीमत 30% तक ऑलरेडी बढ़ चुकी है, छोटे किसान खाद कम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी उत्पादन पर सीधा असर तय है। और यही कारण है कि ग्लोबल मार्केट में पाम ऑयल की कीमतों में तेजी से दबाव बन सकता है। भारत जैसे देश जो बड़े पैमाने पर पाम ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए यह खबर बेहद अहम है, क्योंकि खाने के तेल की कीमतें इससे बढ़ सकती हैं, महंगाई पर असर पड़ सकता है और आम आदमी की जेब पर भी बोझ बढ़ सकता है। तो सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में फिर से खाने के तेल महंगे होंगे? फिलहाल इतना तो तय है कि इंडोनेशिया की ये गिरती सप्लाई ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ा खेल कर सकती है। अगर हॉर्मुज बंद हो जाए तो दुनिया का तेल रुक सकता है, लेकिन इस संकट के बीच भारत ने निकाल लिया है एक नया रास्ता। जी हां, वैश्विक तेल सप्लाई की लाइफलाइन माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने एक बड़ा और रणनीतिक कदम उठाया है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि इस अहम समुद्री रास्ते से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। आपको बता दें कि ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। ऐसे में अगर यही रूट प्रभावित होता है तो पूरी दुनिया में सप्लाई चेन और तेल की कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन इस संकट के बीच भारत ने किया है डैमेज कंट्रोल। सरकार ने 40 जरूरी जहाजों की पहचान की है, जिन्हें अब एक वैकल्पिक रास्ते से निकाला जाएगा। ये नया रास्ता है ओमान के समुद्री मार्ग के जरिए डाइवर्जन, यानी अब ये जहाज हॉर्मुज के सबसे संवेदनशील और खतरनाक हिस्से से बचते हुए दूसरे सुरक्षित रास्ते से गुजरेंगे। और इस फैसले के पीछे मकसद साफ है, जरूरी तेल और सामान की सप्लाई जारी रहे, भारत की ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे और महंगाई पर बड़ा झटका ना आए। हालांकि ये रास्ता लंबा और महंगा हो सकता है, लेकिन मौजूदा हालात में ये एक सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है, क्योंकि हॉर्मुज में इस समय संकट गहरा रहा है। लेकिन भारत ने वैकल्पिक रास्ता अपना तैयार कर लिया है और सप्लाई चेन को बचाने की कोशिश तेज कर दी है। तो अब सवाल ये कि क्या ये नया रास्ता भारत को बड़े संकट से बचा पाएगा या फिर वैश्विक तनाव और बढ़ेगा? क्या 1 मई से भारत नेपाल व्यापार में बड़ा बदलाव आने वाला है? जी हां, सवाल ये कि क्या चाय बेचने वाले व्यापारियों के लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? सरकार के नए नियम ने हिला दिया है पूरा ट्रेड सिस्टम।
भारत सरकार के नए नियमों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसका सीधा असर नेपाल से आने वाले व्यापार पर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार 1 मई 2026 से नए इंपोर्ट नियम लागू होने जा रहे हैं, यानी कि आज से खासतौर पर चाय के व्यापार पर सख्ती बढ़ाई जा सकती है। अब नए नियमों के अनुसार हर चाय की खेप यानी कि कंसाइनमेंट की लैब टेस्टिंग अनिवार्य होगी। हर कंटेनर का अलग अलग परीक्षण किया जाएगा और मंजूरी मिलने के 15 से 20 दिन तक का समय इसमें लग सकता है और इसका सीधा असर नेपाल से आने वाली चाय की कॉस्ट पर पड़ेगा, यानी कि नेपाल से आने वाली चाय की लागत बढ़ सकती है, सप्लाई में देरी हो सकती है और छोटे व्यापारियों के लिए कारोबार करना मुश्किल हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की चाय का बड़ा हिस्सा भारत में ही एक्सपोर्ट होता है और इन नए नियमों से सबसे ज्यादा असर जो पड़ेगा वो यहीं दिखाई देगा। जानकारों का कहना है कि ये नियम क्वालिटी जांच के लिए हैं, लेकिन इससे व्यापार की गति धीमी हो सकती है और खर्च भी बढ़ सकता है। कुछ व्यापारियों का ये कहना है कि ये स्थिति नेपाल के छोटे निर्यातकों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। तो सवाल ये कि क्या ये नए नियम व्यापार को सुरक्षित बनाएंगे या फिर सीमा पार व्यापार के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेंगे। पंजाब में खेती पर आने वाला है क्या बड़ा संकट? क्या 15,000 दुकानें एक साथ बंद होना सिर्फ शुरुआत है? दरअसल नैनो यूरियो को लेकर मचा है बड़ा बवाल। पंजाब से खेती और किसानों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां करीब 15,000 खाद और बीज की दुकानें एक साथ बंद हो गई हैं और ये पूरा मामला जुड़ा है नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की बिक्री नीति से। रिपोर्ट्स के अनुसार डीलर्स का ये आरोप है कि उन्हें पारंपरिक खाद के साथ नैनो उत्पादों को अनिवार्य रूप से जोड़कर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर डीएपी या यूरिया चाहिए तो साथ में नैनो उत्पाद लेना पड़ेगा। डीलर्स इसे कोर्सन यानी दबाव बता रहे हैं और किसानों में भी इसे लेकर असंतोष बढ़ गया है। व्यापारियों की मांग है कि इससे मुनाफा मार्जिन इसका बढ़ाया जाए और नियमों में पारदर्शिता लाई जाए और बिक्री पर दबाव को खत्म किया जाए। अब खाद की सप्लाई से किसानों पर मुसीबत आ सकती है और खेती के सीजन में दिक्कतें बढ़ सकती हैं और बाजार में अस्थिरता देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर तस्वीर ये कहती है कि एक तरफ सरकार की नई कृषि नीति है तो दूसरी तरफ डीलर्स और किसानों का विरोध और बीच में फंसा हुआ है पूरा सप्लाई सिस्टम। तो क्या ये विवाद खेती के भविष्य को बदल देगा या फिर सरकार और व्यापारियों के बीच कोई समाधान निकलेगा? क्या भारत अब यूरिया के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा और क्या रूस के साथ हुई ये डील खेती की तस्वीर बदल देगी? सरकार ने एक ऐसा बड़ा कदम उठाया है जो सीधे किसानों और खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है। भारत ने खाद और फर्टिलाइजर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और इस बार फोकस किया गया है रूस के साथ एक नए यूरिया प्लांट प्रोजेक्ट पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और रूस मिलकर एक बड़ा यूरिया उत्पादन प्लांट स्थापित कर रहे हैं, जिसका मकसद है भारत की आयात निर्भरता को कम करना। अब समझिए इसका महत्व क्या है। भारत अभी बड़ी मात्रा में यूरिया इंपोर्ट करता है, खासकर पश्चिम एशिया और अन्य देशों से इसकी सप्लाई आती है, लेकिन वैश्विक संकट और सप्लाई चेन दिक्कतों ने खतरा बढ़ा दिया है और इसी वजह से भारत अब लॉन्ग टर्म और स्थिर सप्लाई सिस्टम तैयार कर रहा है और रूस में एक बड़ा यूरिया उत्पादन प्लांट बनाने जा रहा है। भारत की कंपनियों की इसमें हिस्सेदारी होगी और देश को लंबे समय तक स्थिर सप्लाई से मिल पाएगी। ऐसे में जानकारों का कहना है कि ये कदम भारत को फर्टिलाइजर इंपोर्ट पर निर्भरता से धीरे धीरे बाहर निकालने में मदद करेगा। साथ ही ये ग्लोबल प्राइस शॉक और सप्लाई संकट से भी सुरक्षा देगा। तो कुल मिलाकर भारत खेती के लिए जरूरी यूरिया की सुरक्षा मजबूत कर रहा है। रूस के साथ साझेदारी से सप्लाई को स्थिर करने की कोशिश है और किसानों को लंबे समय में इससे फायदा देने की पूरी संभावनाएं हैं। तो अब क्या ये डील भारत की खेती को आत्मनिर्भर बनाएगी या फिर ये सिर्फ एक लंबी प्रक्रिया की शुरुआत होगी? अमेरिका भी मान गया भारत से डील करना आसान नहीं। आखिर क्यों दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को भी भारत टफ नट टू क्रैक लग रहा है? भारत और अमेरिका के बीच अब चल रही ट्रेड डील को लेकर बड़ा बयान सामने आ गया है। अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि ने भारत को साफ शब्दों में कहा है कि इंडिया इज अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी भारत से डील करना आसान नहीं है। अब सवाल है ऐसा क्यों कहा गया? दरअसल भारत अपनी कृषि और घरेलू बाजार की सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है।
ट्रेड बातचीत के दौरान अमेरिका लगातार अपने कृषि और कुछ उत्पादों के लिए ज्यादा मार्केट एक्सेस चाहता है, लेकिन भारत अपने किसानों और लोकल इंडस्ट्री को सुरक्षित रखना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत कई दिनों तक चली। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर सहमति भी बनी, लेकिन कुछ अहम सेक्टर अभी भी अटके हुए हैं और इसी वजह से अमेरिकी अधिकारियों ने माना है कि भारत के साथ डील करना आसान नहीं है। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि बातचीत प्रगति पर है। इसका बड़ा मतलब क्या है? भारत अपने आर्थिक हितों पर मजबूत स्टैंड ले रहा है। अमेरिका को भी भारत की शर्तों को गंभीरता से लेना पड़ रहा है और ये डील अब एक लंबी और जटिल प्रक्रिया बन चुकी है। तो कुल मिलाकर भारत अपने किसानों और बाजार को बचा रहा है, अमेरिका अपने एक्सपोर्ट के लिए रास्ता ढूंढ रहा है और दोनों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है। तो क्या भारत अमेरिका ट्रेड डील जल्द पूरी होगी या फिर ये बातचीत और लंबी खिंचती दिखाई देगी? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप कहीं मत जाएं, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर इसी तरह की खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। This program is powered by MDH. This program is co-powered by IFCO. सहकार से समृद्धि। MDH की देगी मिर्च का तड़का।